मिडिल ईस्ट जंग का वो मैदान जिसने हजारों लोगों की जान ले ली है, जबकि हजारों लोग घायल हो चुके हैं। यहाँ चल रही जंग में परिवार के परिवार खत्म हो चुके हैं और तो और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। पीड़ित बस यही चाहते हैं कि अब जंग थम जाए, क्योंकि इस जंग का अंत हो नहीं रहा और लोग मारे जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस जंग में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा महिलाओं और छोटे छोटे मासूम बच्चों की है। जी हाँ, इस जंग की मुख्य कड़ी है इजराइल, जो हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा में तबाही मचाने में जुटा हुआ है। बल्कि इस जंग में हूती विद्रोहियों की जब से एंट्री हुई है, तब से ये जंग और ज्यादा खतरनाक हो चली है। हूतियों ने भी इजराइल की नाक में दम कर रखा है और तो और पिछले कुछ दिनों से हूतियों ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। इसी की वजह से इजराइल में बीते 24 घंटे खौफ और हमलों के नाम रहे हैं। एक तरफ यमन के हूती विद्रोहियों का ड्रोन एलात के एक होटल में गिरा, वहीं दूसरी ओर जॉर्डन बॉर्डर के एलन-बी क्रॉसिंग पर एक अज्ञात हमलावर ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 इजरायली नागरिक मारे गए। इन घटनाओं ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इजराइल का एलात शहर, जहां पर्यटक सुकून की तलाश में आते हैं, लेकिन अब ये शांत शहर भी हमलों और मिसाइलों की आवाजों से गूंज उठा है। यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा भेजा गया ड्रोन जैकब नाम के होटल के प्रांगण में गिरा और तेज धमाके के साथ आग लग गई। इस हमले के बाद होटल में मौजूद दर्जनों पर्यटन जान बचाकर भागते दिखे। राहत की बात यही रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ड्रोन के इस हमले ने साफ कर दिया है कि अब इजराइल के पर्यटन केंद्र भी सुरक्षित नहीं बचे हैं। इस हमले के कुछ ही घंटों बाद जॉर्डन से सटे एलन-बी बॉर्डर पर हुई फायरिंग में 2 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई। हमलावर एक फर्जी मानवतावादी कार्यकर्ता के भेष में आया था और अचानक गोलियां चलाने लगा। हालांकि सुरक्षा बलों ने उसे मौके पर ही ढेर कर दिया, लेकिन इस हमले ने इजरायली इंटेलिजेंस सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले कुछ महीनों से इजराइल लगातार बाहरी और अंदरूनी खतरों से जूझ रहा है। गाजा, हिजबुल्लाह, हूती और अब जॉर्डन बॉर्डर से भी हमले। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नीतियां अब विपक्ष के निशाने पर है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या नेतन्याहू देश की सुरक्षा व्यवस्था को संभाल पाने में सक्षम है या फिर नहीं। ड्रोन हमले और बॉर्डर पर फायरिंग की ये घटनाएं केवल खतरे की घंटी नहीं है, बल्कि इजराइल के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती का भी संकेत है। नेतन्याहू सरकार के सामने अब केवल जवाबी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि रणनीतिक पुनर्गठन की भी जरूरत है। अगर समय रहते ये सब नहीं संभाला गया तो इजराइल के हालात काफी ज्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि इजराइल पर अब चौतरफा हमले हो रहे हैं और सिर्फ इन हमलों की वजह माना जाता है कि सिर्फ एक शख्स है और वो है नेतन्याहू। इसराइल को परेशान और हैरान करने वाले हूतियों से अब भारत के पड़ोसी मुल्क ने पंगा ले लिया है। हूतियों ने अब पाकिस्तान को भी इसराइल से बड़ा दुश्मन मानना शुरू कर दिया है। दरअसल हूती तब गाजा के लिए सामने आए जब पूरा अरब जगत और दुनिया के बड़े मुल्क सिर्फ निंदा तक सीमित थे। गजा पर बरसती बमबारी के बीच हूतियों ने सबसे पहले मिसाइल दागनी शुरू की और खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए। यानी उन्होंने गजा के लोगों के लिए अपने ही मुल्क को दांव पर लगा दिया। ऐसे में पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता करना हूतियों को सीधा आग बबूला कर गया, क्योंकि ये वही हूती हैं जिनसे उलझने की हिमाकत अमेरिका और इसराइल तक नहीं कर पाए। हूती विद्रोही, जिनका नाम सुनकर सऊदी अरब की नींद उड़ जाती है। यमन की धरती से शुरू हुआ यह आंदोलन अब इतना ताकतवर हो चुका है कि अमेरिका के $50 मिलियन के हथियार को भी हवा में मार गिरा चुका है। इसराइल पर हर दिन 1 से 2 मिसाइल दागने वाले हूती हिजबुल्लाह और हमास को पस्त करने वाले इसराइल को भी घुटनों पर ला चुके हैं। इसराइल के बंदरगाह ठप हो चुके हैं और उसका रक्षा खर्च करीब बढ़ता जा रहा है। यानी हूती अब सिर्फ यमन या सऊदी का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सुपर पावर ताकतों के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। लेकिन सऊदी के साथ खड़े होकर पाकिस्तान किस खतरे में पड़ गया? दरअसल सऊदी और हूती की दुश्मनी कोई नई नहीं है। साल 1990 से 2013 तक यमन में हूतियों का विद्रोह चलता रहा। साल 2013 में हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना पर
कब्जा कर लिया और सऊदी समर्थित सरकार को उखाड़ फेंका। सऊदी के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि हूथियों को ईरान का खुला सहयोग मिल रहा था। यमन की धरती पर अपनी सरकार बसाने की हर कोशिश सऊदी की नाकाम रही। उल्टा हूती विद्रोही उसके तेल ठिकानों पर हमला करने लगे। सऊदी के साथ साथ पाकिस्तान से लेकर तमाम बड़े मुस्लिम देशों ने उस वक्त हूतियों के खिलाफ स्ट्राइक करने की कोशिश की और युद्ध में उसे पस्त करने के लिए हर जुगत इंतकाम किए, लेकिन हूतियों ने सबको खराब भेजा। साल 2023 में एक बार सीज फायर हुआ, लेकिन अब हालात फिर बिगड़ चुके हैं। सऊदी अमेरिका से हथियार खरीदकर हूतियों के खिलाफ मोर्चा तैयार कर रहा है और इस खेल में उसने पाकिस्तान को भी अपने साथ खड़ा कर लिया। लेकिन यहीं से पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज गई, क्योंकि हूती विद्रोहियों का दबदबा लाल सागर पर है। यहीं से पाकिस्तान का करीब 35 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है। यानी अगर हूती नाराज हो गए तो सबसे पहले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगे। दूसरी बड़ी टेंशन है ईरान। हूती विद्रोहियों को खुलेआम फंडिंग और हथियार देने वाला मुल्क जैसा आरोप लगता है, वो ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी है। दोनों देशों की करीब करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा जुड़ी है। यानी अगर पाकिस्तान हूतियों के खिलाफ खड़ा हुआ तो ईरान से उसके रिश्ते बिगड़ना तय है और पाकिस्तान के लिए ईरान से रिश्तों का खराब होना एक और मोर्चा खोलने जैसा होगा। यानी साफ है, सऊदी अरब से डिफेंस डील करके पाकिस्तान ने दोस्त को एक बना लिया, लेकिन दुश्मन पूरे मिडिल ईस्ट में खड़े कर लिए। और ये वही दुश्मन हैं जिनसे अमेरिका और इसराइल तक दूरी बनाए रखते हैं। अब आने वाले वक्त में देखना होगा ये पाकिस्तान सऊदी अरब को बचाने के लिए हूथियों से जंग लड़ेगा या फिर हालात को समझते हुए पीछे हट जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कतर की राजधानी दोहा में सोमवार को हुई अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन की आपातकालीन बैठक में इजराइल के हालिया हमलों को लेकर मुस्लिम देशों में गहरा आक्रोश दिखा। बैठक में लगभग 60 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास जैसे शीर्ष नेता शामिल थे। यह बैठक 9 सितंबर को इजराइल द्वारा दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमलों के बाद बुलाई गई थी। इन हमलों को कतर की संप्रभुता का उल्लंघन माना गया।